वेलकम बैक ज्ञान विविध चैनल। हमारा विज्ञान विषय का ये चैप्टर चल रहा है ब्रह्मांड एवं जैव विकास। इससे संबंधित हमने दो सिद्धांत कल ले लिए थे। आज हम जो सिद्धांत ले रहे हैं वो है भौतिक सिद्धांत, यानी जीव उत्पत्ति का भौतिक सिद्धांत है। अब भौतिक सिद्धांत के अंदर हम देखेंगे कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी ब्रह्मांड आ गया, ब्रह्मांड के बाद में ब्रह्मांड के ऊपर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसके बारे में हम इस सिद्धांत के अंतर्गत देखने वाले हैं। जैसे कि दार्शनिक काल से ये चलता आ रहा है कि कोई भी जीव है उसकी उत्पत्ति किसी निर्जीव से किसी सजीव की, यानी किसी जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये बात जो है वो अरस्तु महोदय ने बताई थी, जो कि दार्शनिक थे। इन्होंने विचार व्यक्त किए कल्पनाओं के आधार पर। इनके पास भी कोई ऐसे उपकरण नहीं थे जिसके आधार पर वो बताते कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन उन्होंने अपने कल्पनाओं के आधार पर बताया कि कोई निर्जीव पदार्थ होगा, उसी से किसी सजीव की उत्पत्ति संभव है। इसके लिए और भी चीजें सामने आई, जैसे कि कीचड़ है, कीचड़ से मेंढक की उत्पत्ति हो गई, ऐसा बताया गया प्राचीन अवधारणाओं में। ऐसे ही बताया गया कि मांस जो है किसी भी जंतु का हो, लेकिन उसके द्वारा मक्खी को उत्पन्न किया जा रहा है, यानी एक नई जाति की उत्पत्ति हो रही है, जो आज के समय में अगर हम प्रयोग के द्वारा देखें तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन प्राचीन समय में ये क्या थी, कल्पनाएं थी, अवधारणाएं बन गई थी कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकली हमने देखा है, जबकि ऐसा आज के समय में हम नहीं देख सकते। ऐसे ये जैसे अरस्तु महोदय थे, ऐसे ही डार्विन थे। डार्विन ने क्या बताया था, डार्विन ने अपने जो एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके अंतर्गत बताया कि किसी जाति की उत्पत्ति जो होती है वो किसी जो प्राणी है, पहले से मौजूद कोई जीव है, उसमें कुछ परिवर्तन होने के बाद में किसी नवीन जाति की उत्पत्ति होती है। लामार्क ने तो क्या बताया था कि जो अंग का ज्यादा उपयोग होगा, जितना ज्यादा वो उपयोग करेगा उसका उतना ही विकास होगा। और डार्विन क्या कहता था कि प्रकृति उसका चयन करती है कि किस प्रकार से उसकी जाति को अस्तित्व में रहना है या उससे नए लक्षण लेकर के नवीन जाति की उत्पत्ति होनी है। तो ये डार्विन महोदय ने बताया था। तो डार्विन में क्या कह रहा है कि जीव की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक नियम के अकॉर्डिंग होती है, यानी प्राकृतिक नियम कौन सा, अभी बताया था प्रकृति के द्वारा चयन, कि प्रकृति चयन करेगी कि किस प्रकार से किस जाति का अस्तित्व रहना है। इसके बाद में आए अलेक्जेंडर ओपेरिन। इन्होंने अपनी एक थ्योरी बताई, एक सिद्धांत बताया। उन्होंने ये कहा कि जब हम प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि किसी जीव की उत्पत्ति हुई होगी, जीवन का प्रारंभ हुआ होगा, इसके लिए ये माना गया कि पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के ऊपर कोई ना कोई ऐसा जीव था, उस जीव के कारण ही किसी नवीन जाति की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब जीव आया है, उससे पहले कोई निर्जीव कारक था या निर्जीव पदार्थ था, जिसके आधार पर ही, यानी निर्जीव, वही बात आपके ऊपर वाली, निर्जीव से किसी सजीव की उत्पत्ति हुई है। लुई पास्चर ने जो अपना सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर मांस के टुकड़े पर मक्खी की उत्पत्ति को बताया था, इस प्रकार का जो सिद्धांत था, उसके ये अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं अपने विचारों के द्वारा। सन 1924 में इन्होंने अपना ये प्रयोग किया था, या ये बात इन्होंने अपने सिद्धांत के या अवधारणा के अकॉर्डिंग बताई। उन्होंने ये कहा, ओपेरिन महोदय जो थे, इन्होंने ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बात बताई कि जो प्रारंभिक वायुमंडल था, यानी प्रारंभिक वायुमंडल, प्राथमिक भी कह सकते हैं, जो बना ही था, पृथ्वी के ठंडे होने के बाद में बना ही था, प्राथमिक वायुमंडल है। इस प्राथमिक वायुमंडल में जैसे अमोनिया गैस, मीथेन गैस या जल वाष्प है, इनकी उपस्थिति देखी गई। जब ये इनके साथ साथ में जैसे जल वाष्प है, हाइड्रोजन गैस है, ये चार ऐसे अवयव वायुमंडल में मौजूद थे। अब ये चारों क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, कोई ना कोई कारण से इनमें आपस में क्रिया हो जाती है। जब इनमें आपस में क्रिया होती है तो किसी जटिल
यौगिक का निर्माण होता है, यानी जटिल यौगिक बन जाता है। वो जटिल यौगिक क्या करता है कि जैसे वो जटिल यौगिक विभिन्न प्रकार से विन्यासित होता है। विभिन्न प्रकार से विन्यासित का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार से विभिन्न अवयवों को निर्मित करता है। ये विभिन्न अवयव जब विन्यासित हो जाएंगे तो ये जो विभिन्न अवयव होंगे इनसे क्या हो जाएगा, किसी जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये जीव जब उत्पन्न हो जाएगा यानी जीव की उत्पत्ति होगी, जीव की उत्पत्ति होगी। ये जीव क्या करेंगे, आपस में इनमें संघर्ष होगा, इनमें प्रतियोगिताएं होंगी, जिस आधार पर क्या हो जाएगा, जैसे इनके अंदर स्पर्धा हुई या इनमें संघर्ष हुआ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, नई नई जातियां बनना प्रारंभ हो गई और फिर वर्तमान में जो सृष्टि है उसका निर्माण हुआ। ऐसा इन महोदय ने अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से या अपनी अवधारणा के आधार पर इन्होंने ये सिद्ध किया था कि इस प्रकार से होता है। इनका जो अवधारणा जो ली थी इन्होंने, जिनका मुख्य जो सिद्धांत था लुई पास्चर का, उसको आधार मानकर इन्होंने अपने प्रयोग को आगे की तरफ बढ़ाया था। उसके बाद में इन्होंने जो कहा कि ये जब यौगिक बनते हैं, जटिल यौगिक बनते हैं, उस समय क्या होता है कि जितने भी ये अवयव जो क्रिया कर रहे हैं, जटिल यौगिक बना रहे हैं, तो ये पूरे पूरे अवयव क्या होते हैं, काम में आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार से ये काम में आ गए, इसका मतलब अब वायुमंडल क्या हो गया, ये जैसे काम में आ गए तो वायुमंडल अपचायक हो गया, अपचायक बन गया। अर्थात ये सारे अवयव किसी जटिल यौगिक में यौगिक को निर्मित करके उत्पत्ति करने में सहयोगी रहे और इस उत्पत्ति के फलस्वरूप ही विभिन्न प्रकार की जातियां जो आज हमारे पृथ्वी तल पर है उनको निर्मित करने में सहायक हुए। इसके बाद में आते हैं हमारे नेक्स्ट जो इनका सहयोगी थे, इन ओपेरिन के सहयोगी थे हार्डन, वो आते हैं। हार्डन क्या कहते हैं, हार्डन के अनुसार हार्डन जो थे उन्होंने, जैसे इन्होंने 1924 में अपना प्रयोग किया था, इन्होंने 1929 में अपना प्रयोग किया था। इन्होंने ये बताया कि ओपेरिन ने जो बात कही है कि प्रारंभिक जो वायुमंडल था, प्राथमिक वायुमंडल था, उसके अंदर ये विभिन्न प्रकार के अवयव मौजूद है। ये इन अवयवों के आपस में जब क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जितनी भी होगी वायुमंडल में, जितनी भी ऑक्सीजन होगी, देखिए इन्होंने भी ये कहा था ऑक्सीजन अपचायक हो चुका है वायुमंडल, और इन्होंने ओपेरिन की अवधारणा को ही ये सहयोग प्रदान करते हुए हार्डन ने भी एक बात कही कि वायुमंडल में जितने भी अवयव हैं वो जब आपस में क्रिया करते हैं, आपस में उनकी क्रिया हो जाती है, संयोग से नवीन यौगिक को निर्मित कर लिया जाता है। ये जो घटना होती है इसमें ऑक्सीजन फिर पूरी तरह से उपयोग में ले ली जाती है, अर्थात वायुमंडल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अपचायक के रूप में मौजूद हो जाएगा। इसमें जो अवयव है, जैसे इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी थी वो एक सेकेंडरी कोशिका के आधार पर दी थी। सेकेंडरी कोशिका, सेकेंडरी कोशिका का मतलब क्या हुआ, केंद्रक युक्त, ठीक है, कोशिका। इन्होंने ये कहा कि जब सूर्य से पृथ्वी अलग हो चुकी है, वो ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद में उसमें देखा गया कि कुछ भारी तत्व थे, वो तो इसके केंद्रीय भाग में आ गए, भारी तत्व, ठीक है, और जो हल्के तत्व थे वो क्या थे, वायुमंडल में थे, जैसे कि नाइट्रोजन है, आर्गन गैस है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इस प्रकार के जो अवयव थे वो क्या हल्के तत्व थे, वायुमंडल में आ गए। ये तत्व क्या करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, सहयोग करके जटिल यौगिकों को निर्मित करते हैं। वे जटिल यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे कि एमिनो अम्ल है, एमिनो एसिड्स या इस प्रकार के एसिडिक अम्ल प्रकार के अवयव है जो कि वायुमंडल के अंदर मौजूद रहते हैं। देखिए ये जो अवयव था ये तो बाद में जाकर के जो मिलर थे उन्होंने बताया था अपने एक सिद्धांत में। इन्होंने ये कहा था कि एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है, C6H12O6 और ग्लिसरॉल, इन अवयवों का निर्माण हो जाता है। और हम जानते हैं कोशिका जो है उसके केंद्र में ये सारे अवयव मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये अवयव बन गए।
ये अवयव जब बन जाते हैं तो पूरी तरह से ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। और ये उपयोग हो गया तो वायुमंडल अब क्या हो गया, अपचायक हो गया, जो कि ओपेरिन ने भी ये अवधारणा में बताया था, अपनी अवधारणा में ये चीजें उन्होंने भी बताई। दूसरा, जब ये क्रिया होती है तो इस क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश के अलावा विद्युत विसर्जन, जो कि वायुमंडल के अंदर ही जब आवेशों में टकराव होता है, आकर्षण होता है, तो बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत तड़ित उत्पन्न होती है। उनका उपयोग करके ही ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इन अवयवों का निर्माण होता है, यानी विद्युत विसर्जन और एक घंटे है, दूसरी क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, इनकी उपस्थिति में ही ये अवयव निर्मित होते हैं, यानी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ये चीजें इन्होंने बता दी। इसके बाद में देखिए इन लोगों का जो प्रयोग करने वाले थे वो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, जो कि मिलर थे। मैं इनको हटा देती हूँ यहाँ से, आप बीच में इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि आपके कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक मैं हटा देती हूँ। मिलर साहब क्या कहते हैं, मिलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इनका जो पूरा नाम था वो स्टेनले मिलर था, स्टेनले मिलर। इन्होंने क्या कहा था कि एक इन्होंने उपकरण बनाया, जैसे अभी इसमें बात की थी विद्युत विसर्जन की, विद्युत विसर्जन, तो इन्होंने भी क्या किया, एक विद्युत विसर्जन वाला एक उपकरण बनाया और उसमें एक गोलाकार गोल पेंडे का फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के अंदर पहले उन्होंने जल भरा, जल भरने के बाद में उसको वायु यानी हवा जो थी उसको बाहर निकाल दिया, वायुरोधी बना दिया। अब इसके अंदर इन्होंने जल था, जल के साथ में अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन को शामिल कर दिया। इसका एक भाग लिया, इनका दो भाग लिया और उसके बाद में इसको एक उपकरण से जोड़ दिया, एक बल्ब लगाया जिसके अंदर विद्युत विसर्जन किया जा सकता है, एक संगणक लगाया जिस पर जब इसके अंदर कोई रिएक्शन होगी, वाष्प बनेगी, वो ठंडी होकर के क्या हो जाएगी, उस संगणक के द्वारा ठंडी होकर के किसी दूसरे पात्र में उसको इकट्ठा कर लेने की व्यवस्था थी। ठीक है, यानी जल वाष्प बनेगी और वो वाष्प बन करके उसके साथ में जो और अवयव है वो आ रहे हैं, वो भी उस पात्र में आकर के क्या हो जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे। 1 सप्ताह तक उन्होंने ये प्रयोग किया, यानी 1 सप्ताह तक इसके अंदर विद्युत विसर्जन किया और विद्युत विसर्जन करने के बाद में इन्होंने देखा कि ये जो उन्होंने संघनित द्रव था, पदार्थ था, उसका परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर एमिनो और साथ में एसिटिक अम्ल था। ये उसके अंदर 2 अवयव मौजूद थे, यानी वो जो संकलित होकर के द्रव जो पदार्थ प्राप्त हुआ था उस पदार्थ के अंदर। तो इन्होंने ये कहा कि जो बात यहाँ हुई थी कि एमिनो अम्ल बनता है, कार्बनिक यौगिक यानी जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, वो होता है इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब कि यहीं से जाकर के किसी जीव की उत्पत्ति संभव हुई है। कहने का मतलब कि ये निर्जीव कारक है, इन्हीं से जाकर के किसी सजीव कारक की या जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसे इस अवधारणा के अकॉर्डिंग इन्होंने माना था। ठीक है, अब ये बात यहीं पर नहीं होती, उसके बाद में इनके जो ये सिद्धांत थे उस सिद्धांत में प्रैक्टिकली रूप से देखा गया तो ये सही था, लेकिन वास्तव में इन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति हुई होगी। अभी हमने 4-5 साइंटिस्ट के बारे में देखा है, अब आगे जो थ्योरी आती है वो जीव उत्पत्ति से संबंधित आध्यात्मिक सिद्धांत आता है। ठीक है, आध्यात्मिक सिद्धांत, जैव उत्पत्ति का आध्यात्मिक, जो कुछ आपके डार्विन और लामार्क को यहाँ पर तवज्जो मिलता है। आध्यात्मिक, ठीक है, ये जीव उत्पत्ति की
आध्यात्मिक थ्योरी है, जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो ओपेरिन और होल्डन थे उन्होंने जो अपना सिद्धांत बताया था कि किस प्रकार से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, उन्हीं से फिर जो जीव है उसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने होल्डन और ओपेरिन इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने जो जीव उत्पत्ति के बारे में बताया था, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई। उन साइंटिस्ट ने ये कहा, होल्डन उन साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में आगे क्या ऐसा प्रोसेस आता है जिसके आधार पर किसी कोशिका के अंदर सूचना निहित रहती है जिससे जीव की उत्पत्ति संभव हो सकती है। लेकिन ये तो आज की थ्योरी है, पहले ऐसा था ही नहीं, ऐसी जानकारियां नहीं थी। तो इस स्थिति में ये माना गया कि वर्तमान समय के अंदर जो डीएनए है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। डीएनए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि डीएनए वो ऐसा कारक है जो किसी जाति के लक्षणों को बनाए रखने में मदद करता है। जिसके अंदर कुछ परिवर्तन हो गया तो उस जाति के सदस्य में कुछ लक्षणों में अंतर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये माना गया अब कि जो जीव उत्पत्ति है वो इस डीएनए के द्वारा। अब डीएनए आया कहाँ से या डीएनए से कैसे सूचनाएं प्रेषित होती है? तो हम जानते हैं कि डीएनए से जो सूचना है वो किसी आरएनए जैसे कारक के द्वारा ली जाएगी और फिर ये केंद्रक में होता है। तो इस केंद्रक से ये सूचना आरएनए लेकर के क्या करेगा? साइटोप्लाज्म को भेज देगा। ये जो साइटोप्लाज्म होगा, इस साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य होगा, यहाँ तक ये सूचना आ गई। तो इसके बाद में यहाँ पर जो राइबोसोम होगा, उस राइबोसोम के माध्यम से यहाँ पर क्रिया को दोहराया जाएगा। यानी ये सूचना क्या है, किस प्रकार से सूचना को यहाँ पर कितने समय के लिए रखना है या कौन सी ऐसी रिएक्शन करनी है। तो ये क्या करेगा? संबंधित जो प्रोटीन होगा जो कि एंजाइम के रूप में होगा उसको ये उत्पन्न कर देगा, अर्थात उसको उत्पन्न करने में ये मददगार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थ्योरी क्या आ गई? थोड़ी सी एडवांस हो गई, थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ गई है कि साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने लेटेस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस प्रकार का अवधारणा बताई कि ये जो होल्डन और ओपेरिन थे इन्होंने ये कहा जटिल अवयव ठीक है बन गए, लेकिन ये बने कैसे, आए कैसे ही? तो इसके लिए इन्होंने ये जो आगे ये सिद्धांत बढ़ा तो इस सिद्धांत में ये पाया गया कि डीएनए वो कारक होता है जो कि इन सूचनाओं को लेकर के जाता है या इससे संबंधित जो कार्य प्रणाली है वो इनके द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो जीवन है उसकी उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति में प्रारंभिक स्टेज जो हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये डीएनए है जो बनाने वाला है उसको, ये डीएनए आया कहाँ से? तो इसके लिए ये बताया गया कि इसके अंदर जो ये डीएनए है, इस डीएनए के बारे में जो सूचनाएं लेकर के आना है या किस प्रकार से प्रोटीन या एंजाइम को कार्य करना है या इस राइबोसोम का क्या कार्य हो सकता है। तो इसके लिए मेन जो रोल होगा वो किसका होगा? आरएनए के द्वारा ये रोल महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है। उसके बाद कुछ तथ्य ऐसा आया, कुछ तथ्य ऐसे आए जिनमें ये कहा गया इसके बाद में कि वायुमंडल जो है ये अलग बात है, ये अलग है। वायुमंडल है, उस वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से युक्त कई अवयव हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार के अवयव वहां पर ऑक्सीजन युक्त मौजूद है। तो ये जो अवयव होते हैं ये अवयव वायुमंडल में कैसे आए? यानी सल्फर है, नाइट्रोजन है या कार्बन है, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, क्रिया करके इस प्रकार के ऑक्सीजन युक्त अवयवों का निर्माण करते हैं। तो ये अवयव जब वायुमंडल में है तो इसका मतलब वायुमंडल में कोई ना कोई ऐसी संरचना मौजूद है जो कि कार्बनिक यौगिकों को बनाने में सिर्फ एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल या ग्लिसरॉल ही निर्मित नहीं होता बल्कि अकार्बनिक पदार्थ भी वहां पर मौजूद रहते हैं। यदि ऐसा है तो यानी ये अवयव भी मौजूद है और
हमने यहाँ पर देखा प्रोटीन जैसा यानी एंजाइम उत्सर्जित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में ओपेरिन और जो हॉल्टन थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को वहीं पर छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि उन्होंने तो क्या कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होगा, वहीं से जीवन की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर अब जो स्थिति आई लेटेस्ट से उसमें ये बताया गया कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि देखिए अब नया मोड़ आ गया। अब जो है संसाधन खूब सारे हो गए, प्रायोगिक अनुसंधान किए जाने लगे, प्रायोगिक उपकरणों का उपयोग होने लगा है, दूरदर्शी यंत्रों का निर्माण हो गया। तो दूर से अंतरिक्ष में होने वाली क्रियाओं को हम बैठे देख सकते हैं। नासा के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो भी है विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम जुटा सकते हैं और जुटा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये माना गया कि प्रारंभ में जो जीव है वो पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, दूसरे जो अंतरिक्ष वाला भाग है वहां से, यानी ब्रह्मांड के किसी भी भाग से किसी पिंड के द्वारा, पिंड या ग्रह के द्वारा सूक्ष्म बीजाणु थे, उन बीजाणुओं का आवागमन हुआ। अब देखिए वो बीजाणु इस ब्रह्मांड में कहीं से भी आ रहा है, तो विभिन्न प्रकार के ग्रहों को भेजते हुए उसको आना पड़ेगा पृथ्वी तल पर। वो विभिन्न प्रकार के ग्रहों से उड़ता हुआ नीचे की तरफ आया। यानी जो स्थिति हम ये देख रहे हैं कि एलियन आ रहे हैं, कोई उल्का पिंड आ रहा है, उसमें ये देखा जाता है कि कोई एलियन जैसा प्राणी है जो कि दूसरे ग्रह का प्राणी है। उसके बारे में भी अध्ययन और खोजें चल रही है कि वास्तव में ऐसा है क्या कि दूसरे ग्रह में भी ऐसी जीवन के साक्ष्य है क्या, जीवन है क्या। तो ऐसी स्थिति में आज का जो समय है, वर्तमान समय में ये माना जा रहा है कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तो उसके लिए कहीं बाहर से सूक्ष्म बीजाणु आया है, और उस सूक्ष्म बीजाणु के अंदर ही वो जो जीवन की शुरुआत है वहीं से प्रारंभ में मानी जाती है। तो आज के अनुसंधान से ये चीजें स्पष्ट हो रही है। इसके लिए मैं कुछ वो साइंटिस्ट है उनके नाम बोलती हूँ। 19वीं शताब्दी में लॉर्ड केल्विन और वॉन हेल्महेल्ट्ज साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि ये जो सूक्ष्म बीजाणु है ये वास्तव में किसी दूसरी जगह से पृथ्वी तल पर आया है, जिससे कि जीव की उत्पत्ति हुई है। दूसरे साइंटिस्ट जो 20वीं शताब्दी के हैं उन्होंने भी कुछ इस प्रकार की जो ये अवधारणा है इसके पक्ष में अपने साक्ष्य बताए या उन्होंने अपनी जो जानकारियां वो दी। इसके लिए जो साइंटिस्ट थे वो सुनिएगा नाम, फ्रैंक हॉयल थे, विक्रम सिंघे थे, जयंत विष्णु वर्णिकर थे। ये ऐसे साइंटिस्ट थे 20वीं शताब्दी के जिन्होंने ये कहा कि वास्तव में किसी दूसरी जगह से बीजाणुओं से ही नए जीवन की उत्पत्ति, यानी एक कोशिकीय प्राणी से ही जीव की उत्पत्ति बहुकोशिकीय प्राणियों तक मानी गई है पृथ्वी तल पर, ठीक है। अनुसंधानों के नए जो खोजें हो गई, वो नई खोजों के फलस्वरूप जैसे चट्टानें हैं उनका उत्खनन हुआ या दूसरे प्रकार के जो खनन के कार्य वो प्रारंभ हुए, तब ये पाया गया कि वास्तव में जो जैव विकास है या जीव की उत्पत्ति को हम देखें तो वास्तव में पुराने जो जीवाश्म है, जीवों के अंश है, उनसे भी इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं या उनके बारे में जानकारी हम जुटा सकते हैं। पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल यदि हम देखें तो विभिन्न भागों में वातावरणीय भिन्नता पाई जाती है। कुछ जगह ऐसी होती है जैसे कि मरुस्थलीय जगह है, वहाँ के प्राणी और जो बर्फीली जगह के प्राणी है उनमें अंतर पाया जाएगा। ये अंतर क्यों है? जैसे जैसे इनका विन्यास हुआ, दूर तक ये प्राणी जाते रहे, इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते गए, कुछ लक्षणों में अधिक विकास हुआ तो कुछ में कमी आई, और वो लक्षणों में विकास और कमी के आधार पर किसी नवी जाति का बनना वहां पर हुआ। वो डार्विन और लामार्क के सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलते रहे और उनका आगे से आगे इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वो एक नई जाति की उत्पत्ति के बारे में इंडिकेट करते रहे। आज के समय में जो हमारे यहाँ जातियां हैं उनमें देखिए 3 लाख जातियां हैं वो वनस्पतियों की पाई जाती है, 12 लाख जंतुओं की जातियां हैं और 10 लाख ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर सूक्ष्म जीवाणु है। और ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य जाति है उसके अंदर बहुत अधिक बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु है,
उनकी उपस्थिति के आधार पर ही व्यक्ति का स्वस्थ होना अस्वस्थ होना वो इंडिकेट करता है। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए एक नई जानकारी है जो आपने कभी सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है। अब हम लेते हैं कि जीवाश्म की उत्पत्ति। ये तो क्या था कि जीव की उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत थे और पहले वाला भौतिक सिद्धांत था। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जीवाश्म की उत्पत्ति और जीव की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज